Assalamu alaikum and a formal welcome to the session today of recording business transactions, which is also called FA1 exam, the very first exam of your foundation level. So let's do first a simple introduction that how would exam going to be like, and then we'll come to the main topic, inshallah. So your exam, whose name is FA1, you can call it financial accounting paper 1, or recording how should one business record its transactions. So ye jo paper hai aap logon ka, that is basically going to be computerized based examination, or is exam mein it will be based on OTs, which is objective test questions. Since it is the very first exam of your foundation level, तो इसमें जो आपको OTs दिखेंगे, that would be uh, comprised on MCQs. There would be 50 MCQs in your exam in total, and each MCQ would worth 2 marks. It means there would be 2 marks per MCQ. जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क का एग्जाम होगा. And the passing marks to get this exam passed is 50 marks. 50 marks अगर आप लेते हो तो 50 marks पे आप पास होते हैं. And above 50 is good marks. Students can get as maximum as from 98 to 100. मेरे स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लिए हुए हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से और कितने अच्छे से समझते हो. सिंस इट्स वेरी बेसिक एग्जाम, तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा. इफ आई टॉक अबाउट द टोटल टाइम गिवन इन दिस एग्जाम इज, अगर हम टाइम की बात करें तो आपको जो टाइम दिया जाता है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, मीन्स के ये आपके पास हो जाएंगे 60 मिनट पर आवर. तो ये 120 मिनट्स का पेपर होगा. अगर हम इसको डिवाइड कर लें 120 मिनट्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमसीक्यूज विच इज 50, टोटल 50 एमसीक्यूज में से आपने एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज को करेक्ट करना है टू बी पास्ड in your exam. So if you divide 120, which is total time, over number of MCQs given in your exam, तो आपके पास per MCQ you will get 2.4 minute per mark. आपको इतना टाइम एलोकेट करना चाहिए. आप हमेशा अपने मार्क्स को एलोकेट कर लिया करें. सॉरी, 2.4 मिनट पर एमसीक्यू. एक एमसीक्यू पे आपने कितना टाइम देना है? दैट इज 2.4 मिनट. और अगर आप मार्क्स पे देखें तो 120 डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो पर मार्क 1.2, लेकिन हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा. सो इट मींस पर एमसीक्यू आपके पास 2.4 मिनट्स होंगे, एंड दैट्स मोर देन एनफ टाइम कि आप इस बेसिक लेवल एग्जाम पे एमसीक्यूज को क्रैक कर लें इंशाल्लाह, एंड दैट यू विल बी डूइंग इंशाल्लाह. सो दिस वाज द बेसिक एग्जाम पैटर्न कि किस तरह से एग्जाम आएगा. एग्जाम एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा. टोटल एमसीक्यूज 50 होंगे. आपको इसमें से 25 एमसीक्यूज पास करने हैं टू गेट पास इन योर एग्जाम. फिर उसके बाद आपके हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होते हैं. टोटल टाइम 120 मिनट्स का होता है, और पर एमसीक्यू यू कैन एलोकेट 2.4 मिनट्स. Now let's come to the introduction of this very first paper. I'm starting introduction from accounting के basically accounting है क्या. If I talk about accounting, तो आपने इस तरीके से याद रखना, because you must be coming from different backgrounds. Some students must be from medical background, from engineering background, from computer stats, whatever the background would be.
फाउंडेशन लेवल होता ही आपकी बेसिस को सेट करने के लिए है, सो दैट फंडामेंटल लेवल में आपको चीज़ें थोड़ा सा अप लेवल पे समझ आना शुरू हो जाएँ कि व्हाट डज़ बेसिकली दैट मीन्स। सो आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डेवलप करना है, एंड टू डू दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू उसको बहुत ध्यान से समझे सुने। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, प्लीज टाइप अप योर क्वेश्चंस in the comments. I'll see them, I'll answer them. So the first of all, what is accounting? I'm starting from accounting because हर चीज की एक लैंग्वेज होती है, बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस की भी एक लैंग्वेज होती है। हम बिजनेस की लैंग्वेज को कहते हैं जी ये अकाउंटिंग है। व्हेन आई से कि बिजनेस की लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, तो यू शुड थिंक कि भाई बिजनेस क्या होता है, बिकॉज आपने तो कभी आज तक शायद बिजनेस नहीं किया, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो बिजनेस क्या है? कोई भी लीगल एक्टिविटी। सो प्लीज फर्स्ट कीवर्ड इज लीगल। ये याद रखिएगा कि ये कभी भी बिजनेस इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकती। बिजनेस हमेशा लीगल एक्टिविटी ही होता है। सो फॉर एग्जांपल, सम पीपल आर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग बेस्ड बिजनेस, तो वो इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो बिजनेस की कैटेगरी में ही नहीं आता। दे आर डूइंग सम इलीगल वर्क, और उसके उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस एक ऐसी लीगल एक्टिविटी है जिसको अगर आप परफॉर्म करते हो और आपका बेसिकली जनरली जो इंटेंशन होती है, प्रॉफिट होती है। टू अर्न प्रॉफिट यू कैन परस्यू, यू कैन डू दैट एक्टिविटी, लेकिन क्या जरूरी है कि वो एक्टिविटी करने के बाद आपको हमेशा प्रॉफिट ही आए, जो आपकी इंटेंशन थी वो आपको फौरन मिल जाए? नो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है आपकी इंटेंशन प्रॉफिट जनरेट करना हो, बट द आउटकम कुड बी बोथ। प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट बिजनेस टुडे, कि मैं एक आइसक्रीम पार्लर, एक छोटा सा स्टॉल लगाती हूँ और मैं बिजनेस अपनी स्टार्ट करती हूँ अपना। तो मेरी इंटेंशन है एट द एंड ऑफ द डे कि आई अर्न सम प्रॉफिट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास प्रॉफिट भी आएगा या नहीं। सो दिस इज द रिस्क ना, कि मैं रिस्क ले रही हूँ, मैं एक एक्टिविटी कर रही हूँ और इस इंटेंशन से कर रही हूँ कि मुझे प्रॉफिट आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट आए, हो सकता है लॉस भी आ जाए, और इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है? सो बिजनेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी जिसकी इंटेंशन आपकी जो भी हो, अगर आपकी लेट्स से अगर आपकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना है, तो हो सकता है आउटकम कुड बी डिफरेंट। एंड इसी बिजनेस की हम इंटरनेशनल लैंग्वेज को बोलते हैं अकाउंटिंग। ये क्या है, हम इसको किस तरह से करते हैं, हमने चीजों में किस तरह से अकाउंटिंग को इन्वॉल्व करना है, ये सब वन बाय वन डेली बेसिस पे, वीडियो बाय वीडियो बेसिस आप तक पहुंचता रहेगा। एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से अकाउंटिंग को इन्वॉल्व करना शुरू हो जाओगे। अभी मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। सो अगर मैं बिज़नेस को नेचर वाइज़ स्प्लिट करूँ, तो यू विल हैव 3 काइंड्स ऑफ बिज़नेसेस इन फ्रंट ऑफ यू। द नंबर 1 इज़ वेरी कॉमन, दैट आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल स्टोर की या रिटेलर्स की। रिटेलर्स आर दोज़ शॉप्स जो आपके गली के हर कॉर्नर में पाई जाती हैं, एंड देयर बिज़नेस क्या होता है उनका, कि दे डू व्हाट? दे डू बाय एंड सेल। वो चीज़ें खरीदते हैं, और खरीदते इसलिए नहीं है कि उन्होंने उसको अपने पास रख लेना है, ठीक है? बल्कि वो इस नियत से चीज़ों को खरीदते हैं कि वो आगे उसको रीसेल कर सकें। सो देयर आर मेनी एग्ज़ाम्पल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास फूड शॉप्स होती हैं, या इफ यू आस्क अबाउट वन एग्ज़ाम्पल, ग्रोसरी स्टोर दैट इज़ वेरी फेमस, अल फतेह। अल्फ़तह इज़ अ ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे आप आप डिफरेंट चीज़ें बाय करते हैं। लेकिन क्या अल्फ़तह वो चीज़ें, डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें खुद से बनाता है? नो। क्या उसके अपने प्लांट्स हैं? नो। वो डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें अपने स्टोर पे डिस्प्ले करता है और उसपे अपना प्रॉफ़िट रख के आगे बेच देता है। ऐसे बिज़नेस को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिटेलर बिज़नेस। Then the second category of business you can say is manufacturing business. Manufacturing businesses क्या होते हैं? Which make the product, make and sell. So for example, if I have
बेकिंग वाला बिज़नेस, तो बेकिंग में मैं केक्स बना के बैचेज़ में केक्स बना के और फिर इसको सेल करती हूँ। सो मेरे बिज़नेस की नेचर इज़ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। द थर्ड नेचर ऑफ बिज़नेस यू कैन थिंक अबाउट एज़ सर्विसेज़ बिज़नेस। ये वो सारे बिज़नेस हैं जिसमें आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स आपको सर्विसेज़ देते हैं, पढ़ाते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। आपकी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, अकाउंटिंग फर्म्स डिफरेंट तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट जब आप पेपर्स में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा टैक्स सर्विसेज़, एडवाइज़री सर्विसेज़ ये क्या होती हैं, शायद आपने कभी इसका पहले नाम भी ना सुना हो। ऑडिट सर्विसेज़ नाम नहीं सुना होगा। लेकिन देयर आर सर्विसेज़ अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। सो सर्विस बेस्ड बिज़नेस भी हो सकता है। लेट्स से आपके जो जितने भी कॉलेजेस हैं, यू कैन से जो आपका कोई भी स्कूल है, पैक है, स्कैन्स है, ये सारे क्या हैं? सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। देन इफ वी मूव फॉरवर्ड, अगर हम नेचर से हट के बिज़नेस की टाइप की बात करें, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बिज़नेस बच्चों। ओनरशिप वाइज़ आप इसको इस तरह से कर लें कि ओनरशिप वाइज़ आप इसको 3 तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कौन-कौन सा है। सो नंबर 1 इज़ बेसिकली आपके पास जो आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट इज़ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो वन पर्सन स्टार्ट करता है, उस सबको रन और मैनेज भी खुद ही करता है। इट्स पॉसिबल कि वो खुद मैनेज कर ले, रन कर ले, या वो अपने अंडर एम्प्लॉइज रख ले, लेकिन ओनर वो अकेला ही है। ठीक है। सो ओन भी वो खुद कर रहा है, बहुत सारी एग्जांपल्स में वो रन भी खुद कर सकता है, यानी यहाँ पे आपको सिंगल ओनरशिप दिखेगी। ऐसे बिजनेस को आप सोल ट्रेडर बोलते हैं। सोल का मतलब होता है वन, ओनली वन, एंड ट्रेडर मीन्स जो ट्रेडिंग कर रहा है, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सो हम इस बेसिस पे उसको सोल ट्रेडर कह देते हैं कि वाहिद शख्स है जो ट्रेड कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है। सो इट्स अ सोल ट्रेडर। इसमें जो ओन करता है बिज़नेस को, उसका नाम आप उसको ओनर बोलते हो, ठीक है? देन उस बिज़नेस की पूरी एक्टिविटी को करने के बाद अगर प्रॉफ़िट आता है, तब भी उस ओनर का प्रॉफ़िट है, अगर लॉस आता है, तब भी उसी ओनर का लॉस है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का नहीं है। सो वही आइसक्रीम पार्लर वाली एग्ज़ाम्पल कि अगर आप आइसक्रीम्स सेल करते हो, अगर आप आइसक्रीम सेल करते हो, ठीक है? तो आइसक्रीम सेल करने से जो आपको रेवेन्यू, जो आपको इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है? और उसपे आपको जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं कि आपने वो आइसक्रीम बनाई होगी, उसके लिए कोई मटेरियल वगैरह यूज़ किया होगा, कोई मशीनरी वगैरह यूज़ की होगी, जहाँ से वो आप उसको प्रोसेस कर रहे हो। तो एंड ऑफ द डे आपको सारे एक्सपेंसेस उस इनकम में से निकालने के बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, जिसे आप प्रॉफिट बोल रहे हो। या शायद आपको कुछ भी ना बचे, बल्कि आपको अगले दिन अपनी पॉकेट में से मज़ीद पैसे लगा के अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना पड़े। सो द आउटकम कुड बी एनीथिंग, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। लेकिन सोल ट्रेडर के केस में बच्चों, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर प्रॉफिट भी आया तब भी उसी बंदे का है, अगर लॉस भी आया तब भी उसी बंदे का है। ऐसे बिज़नेस को हम कहते हैं द बिज़नेस एज़ सोल ट्रेडर। नेक्स्ट, जो आपका सेकंड टाइप ऑफ बिज़नेस है, उसको आप कहते हो कि ये पार्टनरशिप बिज़नेस है। यानी हम मैंने सोचा कि मैं अकेली बिज़नेस नहीं करती, मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ मिलके बिज़नेस करती हूँ। या हम 4 लोगों का ग्रुप है, हम 4 लोग मिलके बिज़नेस करते हैं, हम 5 लोग हैं। सो ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप बिज़नेस में सिर्फ 2 लोग हों। ठीक है? पार्टनर्स की जो नंबर हैं, इट कुड रेंज फ्रॉम 2 टू 20, 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं, जो एक बिज़नेस को सारे के सारे वो ओन भी कर रहे होते हैं। इसमें सिंगल ओनर नहीं होता, इसमें मालिक वाहिद वाहिद अकेला शख्स नहीं होता। जितने लोगों ने मिलके इन्वेस्टमेंट की होती है, जितने लोगों ने मिलके सारा पैसा लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट आई मीन कि जो पैसा बिज़नेस में उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है? वो इस बिज़नेस के ओनर्स हैं, सारे के सारे पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पे जो लोग मालिक हैं, ओनर्स हैं, उसको हम ओनर नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, एक नाम दे देते हैं, पार्टनर्स हैं, बिकॉज़ वो एक बिज़नेस ऐसा कर रहे हैं, जिसमें वो मिलके कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप कर रहे हैं।
सो ओन पार्टनर्स कर रहे होंगे और इसको रन भी पार्टनर्स कर रहे होंगे, एंड इट्स पॉसिबल कि पार्टनर्स अपने अंडर एम्प्लॉइज रख लें, लेकिन वो एम्प्लॉइज तो सैलरी बेस होते हैं ना, एम्प्लॉइज तो फिर पार्टनर्स नहीं होंगे, वो तो उनके बिहाफ पे काम कर रहे होंगे, वो अपना सैलरी लेंगे, उन्हें क्या लगेगा कि प्रॉफिट आए लॉस आए, उनको तो उनकी सैलरी मिल रही है, ठीक है। सो सोल ट्रेडर के केस में भी एम्प्लॉइज का मैंने वर्ड यूज किया था, वहां पे भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, लेकिन ओन उसको पार्टनर्स कर रहे होते हैं, रन उसको पार्टनर्स कर रहे होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि किस तरह के और किस व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर्स कुड बी देयर, तो देयर आर जनरली दो तरह के पार्टनर्स। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर्स और एक होते हैं साइलेंट पार्टनर्स। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो बहुत एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डेली बेसिस की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमने किस सप्लायर से मटेरियल लेना है, किससे नहीं लेना, हमने किस तरह के कस्टमर्स को बेचनी है ये चीजें, हमने कहाँ-कहाँ से अपने लिए पैसा जनरेट करना है, यानी वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं पूरे बिज़नेस में, और वो उनकी जो डीलिंग होती है लोगों के साथ वो डेली बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है? दूसरे केस में कुछ पार्टनर्स होते हैं जो साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा तो इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन उनको ना डेली बेसिस के ऑपरेशंस से कोई लगाव नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 2 पीपल, देयर आर 2 बॉयज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अली एंड अहमद। जो अली है ना, ये बड़ा रिच है, इसके पास बहुत पैसा है, और अली अहमद का फ्रेंड है। अली अहमद से कहता है कि चलो आओ हम एक पार्टनरशिप करते हैं और हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अहमद कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास आइडियाज़ हैं। मैं उन आइडियाज़ को परस्यू करके बिज़नेस बहुत अच्छा रन कर सकता हूँ। अली कहता है वैसे आपस की बात है, मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने फलाँ-फलाँ मीटिंग में जाना है, मैं फलाँ अगले वीक अमेरिका जा रहा हूँ, तो मुझे ना मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं ना टाइम नहीं दे सकता, बिज़नेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो चलो ऐसे एक काम करते हैं कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। हम एक एग्रीमेंट बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में हम ये चीज़ एग्री कर लेते हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द मंथ जितना भी प्रॉफिट आता है या जितना भी लॉस आता है, लेट्स से वो हम 1:1 पे यानी 50-50% पे डिवाइड कर लेंगे। अहमद अगर एग्री कर जाता है और अली भी एग्री कर जाता है, दोनों इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, तो अब दोनों इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पार्टनर्स इस बात पे एग्री किए हों कि वो 50-50% पे डिवाइड करेंगे। लेट्स से ऐसा भी केस हो सकता था कि अली ने कहा, क्योंकि मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी पार्ट प्रॉफ़िट आया तब भी मुझे 50% मिलेगा, लॉस आया तब भी मुझे 50% मिलना चाहिए। क्योंकि तुम टाइम लगा रहे हो, तो चलो तुम 40% ले लेना। तो अहमद कहता है कि बेशक तुम लेट्स से पैसे दे रहे हो, तुम टाइम तो नहीं लगा रहे हो ना। सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से बिज़नेस तो नहीं हो जाता, उसपे अपना पूरा फ़ोकस, पूरा टाइम देना पड़ता है। आपने ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 8 घंटे रोज़ के दो, जितना बिज़नेस को टाइम चाहिए आप दोगे। तो मैं 50-40 पे नहीं, तुम मुझे 60% दोगे और तुम खुद 40% लोगे। तो कर करा के लेट्स से बीच में एक चीज़ निकलती है कि अहमद को 55% जा रहा है, लेट्स से, और अली को जो है वो 45% जा रहा है। ठीक है? ये शेयर अली का है और ये शेयर अहमद का है, और लेकिन ये वो शेयर है जिस पे दोनों एग्री कर गए हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो हमेशा पार्टनरशिप में जिस चीज़ को फॉलो किया जा रहा होता है, वो चीज़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रही होती है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है। एग्रीमेंट में जो कंडीशंस लिखी हैं, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नए पार्टनर को अपनी कभी पार्टनरशिप में लेके आना हुआ, तो हम किस चीज़ में लाएँगे, मतलब वो कितनी अ, कम से कम इन्वेस्टमेंट लेके आए, या वो क्या करे पार्टनरशिप में आके तो वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है? नया पार्टनर कब आ सकता है, पुराना पार्टनर कब छोड़ के जा सकता है, प्रॉफिट लॉस की रेशियो क्या होगी, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, और जितने लोग एक बिज़नेस के पार्टनर्स होते हैं, वो सारे इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। सो हियर कम्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। अगर एक नया पार्टनर आ रहा है,
तो वो किस कंडीशन पे आ सकता है, अगर एक पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो रिटायर हो रहा है तो वो किस कंडीशन पे छोड़ के जा रहा है, और कौन कितनी इन्वेस्टमेंट लाएगा, अगर नहीं लाएगा तो वो कितना टाइम देगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्री करते हैं पार्टनर्स, और ये एग्रीड होती हैं, ठीक है। हमारा पार्टनरशिप कोई टॉपिक नहीं है, बट इसका जस्ट इंट्रोडक्शन करा रही हूँ कि ये वन काइंड ऑफ बिजनेस है। देन द थर्ड काइंड ऑफ बिजनेस ओनरशिप वाइज, उसको हम कहते हैं कंपनी। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना होगा। एक कंपनी के लिए, एक कंपनी के होने के लिए कोई लिमिट नहीं है। देखें, सोल ट्रेडर में तो हमने कहा ना कि ओनर हमेशा एक बंदा होगा। पार्टनरशिप में हमने कहा कि 2 से लेके 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। कंपनी में देयर इज नो लिमिट, ठीक है। हो सकता है कोई एक ही शेयर होल्डर हो। हाँ, यहाँ पे जो लोग ओन करते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। हम कहते हैं कि वो क्या है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है। वो क्या है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स ओन तो करते हैं, लेकिन वो रन नहीं कर रहे होते कंपनी को। वो रन करवाने के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं, और उन लोगों को हम अभी के लिए याद रख लेते हैं कि उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, या डायरेक्टर्स कहते हैं। सो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं, एंड मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स कंपनी को रन कर रही होती है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और उस कंपनी को चलाने के लिए लेट्स से $1 लाख आर रिक्वायर्ड, और उस कंपनी के शेयर होल्डर्स लेट्स से 10,000 है। तो हमारे पास जो पर शेयर कंट्रीब्यूशन होगा हर मेंबर का, वो कितना होगा, $10 के। 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कितने शेयर होल्डर्स हैं। तो हर एक के शेयर की वर्थ, शेयर व्हाट शेयर, शेयर इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कोई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी में। सो दिस इज व्हाट, ये कंट्रीब्यूशन है बच्चों, कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक कंपनी के अंदर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम इसको सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर लें, तो जो 1 पार्ट होगा वो पर शेयर पर कंट्रीब्यूशन होगा। यानी किसी ने भी अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको शेयर परचेज करने पड़ते हैं, और शेयर के बदले पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह से वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। सो अगर हमने देखना हो कि अगर अहमद के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 हैं, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कितनी है, तो उसके एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 है। तो उसकी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी अहमद की, 100 इज नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर विच इज 10। तो उसके कितने शेयर्स हैं टोटल, वर्थ क्या है उसकी, 1000। सिमिलरली अगर महक के 500 शेयर्स उसने परचेज किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो उसकी टोटल वर्थ कितनी है शेयर्स की, विच इज 5000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में। अच्छा, यहाँ पे तो हमने देखा था कि सोल ट्रेडर में हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस आए वो किसका होता है, ओनर का होता है। पार्टनरशिप में हमने देखा जो प्रॉफिट लॉस आए हम उस प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं अमंग पार्टनर्स, किस बेसिस पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेसिस पे। अब कंपनीज में भी जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और बाकी पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग मेंबर्स, अमंग ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। सो बच्चों याद रखना है कि ये जो पोर्शन जिसे हम डिवाइड करते हैं ना अमंग शेयर होल्डर्स, इस पोर्शन को हम डिविडेंड कहते हैं। सो अगर मैं डिविडेंड को ये कहूँ कि ये शेयर होल्डर का रिटर्न है, और ये रिटर्न कहाँ से आया है, कंपनी के प्रॉफिट में से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो कंपनी को टोटल जितना प्रॉफिट आया उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी ने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रख लिया, रिटेन कर लिया, और बाकी पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया। तो जो बाकी पोर्शन जिसे डिवाइड किया जा रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। सो लेट्स से कि अगर लेट ये हमारे पास थाउजेंड्स में फिगर थी, सो मेरे पास टोटल प्रॉफिट इज 80,000 और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 10,000, तो मेरे पास जो पर शेयर मैंने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड मींस द रिटर्न, द पार्ट ऑफ टोटल रिटर्न, टोटल प्रॉफिट में से वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर को दे रहे हो। और शेयर होल्डर को जितने, जिस शेयर होल्डर के शेयर्स होंगे उस लिहाज से उतना उसको
डिविडेंड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम निकालते हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, लेट्स से, और 80,000 आया है वो पार्ट जो हमने डिवाइड कर सकते हैं अमंग शेयर होल्डर्स। तो मेरे पास पर शेयर मैं निकाल रही हूँ, दिस इज 8 पर शेयर मेरे पास डिविडेंड आ रहा है। सो अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर अहमद के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100, तो उसको हर शेयर के बदले 8 का डिविडेंड मिलना है, तो उसको कितना टोटल डिविडेंड मिलेगा? 800। महक के थे अगर 500 शेयर्स और हर शेयर के बदले उसको 8 का डिविडेंड मिलना है, तो टोटल डिविडेंड उसको कितना मिलेगा? 4000। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। सो ओनरशिप के लिहाज से हमने 3 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, जो कि है सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। हमने डिफाइन किया अकाउंटिंग क्या होती है, हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है, हमने उसकी नेचर वाइज काइंड्स को देखा, हमने ओनरशिप वाइज उसकी काइंड्स को देख लिया। देन आगे अगर हम मूव करें तो बच्चों, कंपनीज की भी 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। जो तो होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उसके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। वो एक मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, और उस मार्केट को जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो वहां पे कंपनीज वहां की मेंबरशिप ले लेती हैं, यानी वहां पे लिस्टेड हो जाती हैं, ठीक है। और जब वहां पे लिस्टेड हो जाती हैं तो उनके शेयर्स नॉर्मल पब्लिक जो है परचेज कर सकती है। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड भी हो सकती हैं और अनलिस्टेड भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, कि हो सकता है कुछ मार्केट में लिस्टेड हो और उनके शेयर्स पब्लिक परचेज कर ले, हो सकता है वो वहां स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं है, फिर भी उसके शेयर्स नॉर्मल जनरल पब्लिक जो है वो परचेज कर पा रही है। देन देयर इज अनदर टाइप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं करते, जो अपने शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को सेल नहीं करते, जो उनको नहीं देते हैं, वो किसको देते हैं? सिर्फ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को। सो इसकी एक एग्जांपल के बहुत से बिजनेस के नाम के आगे लिखा होता है ब्रदर्स कंपनी। इट मींस कि उसके जो शेयर्स हैं, उसका जो पूरा का पूरा पोर्शंस है इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में है, यानी शेयर होल्डर सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली है, बाहर के लोग नहीं है। फिर कुछ एंटिटीज होती हैं बच्चों जिसको हम कहते हैं नॉन बिजनेस एंटिटीज। इनका पर्पस बिजनेस में से, इट सिंपली मींस कि दे आर नॉट कमर्शियल। कमर्शियल मतलब कि वो प्रॉफिट जनरेशन उनका पर्पस नहीं है, उनका मकसद, उसकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। कमर्शियल का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं होता। इनका पर्पस होता है डिफरेंट तरह की प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट तरह के आप ये कह लें कि किसी की वेलफेयर के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में हम सर्विसेज बहुत अच्छी दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये लोग अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम रखते हैं, फैसिलिटीज की क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना मकसद नहीं है, लेकिन सर्विसेज देना, अच्छी सर्विसेज देना, ये इनका पर्पस है, ठीक है। जितनी भी फॉर एग्जाम्पल चैरिटीज वगैरह होती हैं, लेकिन है तो ये भी एक तरह की एंटिटी। और जिसको हम एंटिटी कहते हैं, वो एंटिटी हमेशा अपने रिकॉर्ड्स बनाती है, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो मेंटेन करके रखती है, जितनी जितनी भी इनकी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसको मेंटेन करके रख रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए कि मैं आपको थोड़ा-सा ये नॉलेज दे दूँ कि ट्रांज़ैक्शन क्या होती है। देखिए, मैं बार-बार एक वर्ड बोल रही हूँ, एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस में। अब अगर मैं इसे फैंसी वर्ड में बोलूँ ना, जो बिज़नेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे हम ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। सो आज से ऑनवर्ड्स आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ट्रांज़ैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांज़ैक्शन इज़ अनदर नेम फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, अच्छा इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कैसी एक्टिविटीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परचेज़ किया है मटीरियल A of $100 फ्रॉम मिस्टर ए। ये एक तरह की एक्टिविटी है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी है कि हमने एक वर्थ ऑफ मटेरियल परचेज किया फ्रॉम सम पार्टी, दिस इज ट्रांजैक्शन। हमने सेल किया है इन्वेंट्री को टू द कस्टमर्स ऑफ लिस्ट प्राइस $10,000, तो ये भी एक तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ने बोरो किया है $500 फ्रॉम मिस्टर ए या फ्रॉम बैंक, ये भी एक तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और हर ट्रांजैक्शन में आप देखोगे
कि एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट हो रहा होता है। लेट्स से आप पहली एग्जांपल कंसीडर करो, परचेज किया आपने मटेरियल ए ऑफ 100 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास $100 जा रहे हैं, आपके पास मटेरियल ए आ रहा है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट मटेरियल ए था, मिस्टर ए का इंटरेस्ट वो $100 थे। फिर आपने इन्वेंट्री सेल की है फॉर 10,000, मेरा इंटरेस्ट वो 10,000 थे जो एज अ सेलर मुझे मिल रहे हैं, और दूसरे का इंटरेस्ट वो इन्वेंट्री थी जो वो परचेज कर रहा है। मैंने 500 बोरो किए हैं बैंक से। बैंक का इंटरेस्ट क्या होगा कि एक तो उसको रीपेमेंट होगी टाइमली, प्लस वो इस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न करेगा। आपको पता है ना कि जब लोन लिया जाता है बैंक से तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे $500 मिल जाएंगे। सो हर ट्रांजैक्शन में आपको एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। तो बच्चों दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जिसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है जी बिजनेस, एंड ये है मिस्टर ए। बिजनेस ए, जो बिजनेस है वो मिस्टर ए को सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स, और मिस्टर ए उसके बदले कैश दे रहा है बिजनेस को। अब ये वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है, प्लस कैश भी मुझे नजर आ रहा है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व। ऐसी ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगी कि दिस इज माय कैश ट्रांजैक्शन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू पीपल नाउ। एक और तरह से भी जो ट्रांजैक्शन हो सकती है ना, वो किस तरह से कि भाई ये बिजनेस है और ये मिस्टर ए है। बिजनेस ने सेल की हैं अपनी प्रोडक्ट्स मिस्टर ए को, और मिस्टर ए कहता है कि देखो मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं तुम्हें अभी फौरन कैश नहीं दूंगा, लेकिन मैं फ्यूचर में, जब वो कहता है ना कि इन फ्यूचर वो कैश देगा, तो इसका मतलब है कि कैश इमीडिएटली डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि फ्यूचर में आना है। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है ये। और ऐसी ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा क्रेडिट पीरियड मिलेगा। हमने पूछा मिस्टर ए से आप हमें कितनी देर में पे करोगे, वो कहता है विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। तो ये जो 30 डेज का पीरियड है, इसको हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। हमें पता है कि मिस्टर ए बहुत अच्छा है, ये हमेशा जो कहता है उसी पीरियड में पे कर देता है। हमने कहा ठीक है, हमने इसके लिए एक लिमिट सेट की हुई है। हमने कहा हमें आप पे शक नहीं है, आप हमसे मैक्सिमम 10,000 तक की क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो का मतलब ये है कि फौरन कैश ना दें, बेशक बाद में कैश दे दें, ठीक है। लेकिन अगर कोई मिस्टर बी हुआ जिसका मुझे पता है कि इसने एक दफा परचेज कर लिया तो मुझे बहुत जल्दी पैसे नहीं देगा, तो मैं उसकी लिमिट शायद 500 भी ना रखूं। सो क्रेडिट लिमिट कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है, और हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट पीरियड, कि कितनी पीरियड में अगली पार्टी आपको पे बैक कर देगी। सो दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आपके बिजनेस में आप एक वर्ड यूज करोगे, लेजर। लेजर इज बेसिकली वो बुक है जहां पे आप सारी ट्रांजैक्शंस को दो तरह से रिकॉर्ड करते हो, डेबिट फॉर्म में एंड क्रेडिट फॉर्म में। मैं बिल्कुल भी इस डिस्कशन में नहीं जा रही अभी कि डेबिट कहाँ करना है आपने, क्रेडिट कहाँ करना है, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ाया ही नहीं है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया। आई जस्ट सिंपली वॉन्ट यू पीपल टू रिमेंबर कि लेजर इज अ बुक जिसमें मिस ने कहा था कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमें नहीं पता डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, ना ये अभी हमने सीखा है। और इस बुक को अगर हम अभी अपने लिए अपने एग्जाम के लिए देखें, बिकॉज अब तो आपके कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो टी अकाउंट इस तरह से नहीं बना होता, लेकिन हमने इसको याद रखने के लिए इस तरह याद रखा हुआ है कि लेजर्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, टी अकाउंट्स की फॉर्म में होते हैं। मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रही अभी, आप सिर्फ उतना ही याद रखो जितना मैंने आपको बताया है, बिकॉज आगे पूरे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें मैंने आपको यही चीजें क्लियर करनी है, और वो पढ़ा लूंगी तो आपको ये लेजर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। ओके, देन इज
कि आप अपनी पूरे एक बिज़नेस अपना पूरा साल डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। डिफरेंट अच्छा अब मैं जहाँ-जहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटी से क्योंकि इट्स अ सिंपल वर्ड ना, आपको समझ आती है तो मैं अब फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं बोलूँगी, अब मैं बोलूँगी दिस इज़ ट्रांज़ैक्शन। तो एक बिज़नेस पूरा साल डिफरेंट तरह की ट्रांज़ैक्शंस करता रहता है और साल के एंड पे उसने उन तमाम ट्रांज़ैक्शंस की समरी बना के रिपोर्ट देनी होती है कि हमारे बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही? हमारे बिज़नेस की पोज़ीशन क्या है? व्हेन आई से पोज़ीशन क्या है, तो इट मीन्स कि इसमें टोटल वो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स मीन्स कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल हो, जिससे बिज़नेस बेनिफिट ले सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के पास बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ हैं, इसकी लैंड है, तो अब इसके ये एसेट है। एसेट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू है, जिसकी वर्थ है, जिससे बिज़नेस कोई बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। हो सकता है उस लैंड पे उस लैंड पे जो बिज़नेस है वो एक फैक्ट्री बना दे, उस फैक्ट्री से भी फर्दर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो बिज़नेस अपने पूरे साल की ट्रांज़ैक्शंस को जिस फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट करता है, उस फ़ॉर्म को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आपके लेवल पे। इसको भी हम फ़र्दर आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इवन हम सीखेंगे। आपके लेवल पे सिर्फ़ 2 तरह की ट्रांज़ैक्शंस सॉरी सिर्फ़ 2 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वैसे इन टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम फाइनल रिज़ल्ट्स है या हम इसे फाइनल अकाउंट्स भी कह देते हैं या हम इसे फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कह देते हैं। आप लोगों के सिलेबस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या आप इसको एसपीएल भी कह देते हो, इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हो, ठीक है? या कह देते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये स्टेटमेंट हमेशा आपको एक बिज़नेस की परफॉर्मेंस बताती है। अभी इतना याद रख लें बच्चों, मैं आपको ये बहुत डिटेल में आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ कि ये होता क्या है। ये परफॉर्मेंस ये बिज़नेस की बताती है कि परफॉर्मेंस क्या रही है, प्रॉफिट आया या नहीं आया? प्रॉफिट आया या लॉस आया, क्या चीज़ आई है? इसके नेम से देखो ना प्रॉफिट एंड लॉस बता रही होती है। तो ये परफॉर्मेंस को शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस, कि पूरे साल कैसी एक्टिविटीज़ रही हैं कि नतीजे में प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन या दूसरा नाम है उसका बैलेंस शीट या हम इसको एसओएफपी भी लिखते हैं। ये एक बिज़नेस की हमेशा पोज़ीशन बता रहा होता है, फाइनेंशियल पोज़ीशन बता रहा होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस के कितने एसेट्स हैं। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रही क्योंकि वो मैंने चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की। सो मैं साथ-साथ इन चीज़ों को लिंक करवाती रहूँगी। जैसे-जैसे मैं आपको आपका नॉलेज थोड़ा-थोड़ा अपग्रेड करती रहूँगी, साथ-साथ में पिछली चीज़ों के साथ लिंक कराती रहूँगी कि देखो मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन में एसेट्स आते हैं और एसेट्स क्या होते हैं जब मैं डिफाइन कर लूँगी, ठीक है? सो ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई मसले-मसाइल हुए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।